Hello and welcome back everyone to another session of Structure of Atom जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NCERT एक्सरसाइज और आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 40। इससे पहले हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट्स में नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हियर यू कैन सी Here we have question number 31. क्या कहता है ये? How many electrons in an atom may have with the following quantum numbers? ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ quantum numbers given हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसमें कितने number of electrons होंगे। So let's look at the very first part which says जिसमें आपके पास n is equal to 4 given है और मैग्नेटिक स्पिन है ना, स्पिन क्वांटम नंबर हम जिसको बोलते हैं वो हमें गिवन है -1/2। ठीक है, तो यार इसको करने के दो तरीके हैं, राइट? वी हैव टू वेज ऑफ डूइंग दिस। सबसे पहले यार आपको पता है कि अगर आपके पास n की वैल्यू है ना, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे कैसे निकालते हो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 2n², राइट? तो n की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है विच इज 4, सही है? सो दिस विल बिकम 2 × 4², 4² इज 16, सो दिस विल बिकम 2 × 16 दैट इज 32। अब समटाइम्स क्या होता है ना, स्पेशली इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, आपको n की वैल्यू दिखी, आपने 2n² 32 लगाया और आपके माइंड में वो 32 बस गया है ना। और कमाल की बात ये होगी कि अगर आपको ये क्वेश्चन से नीट में आया तो उसमें ऑप्शन नंबर ए ना 32 ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा भूल जाएगा इसके आगे। उसने आपको स्पिन क्वांटम नंबर की भी तो वैल्यू दी है बेटा। ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो n = 4 में रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा? इसके आधे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जो रिक्वायर्ड हैं, 32/2 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्यों बच्चे? जो इन 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ का स्पिन +½ होगा और कुछ का स्पिन -½ होगा। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमसे क्या पूछा गया है? जिनका -1/2 है। सो दैट इज वाई द आंसर विल बी 16, सही है। इसके अलावा यार आपको पता है 4 अगर n की वैल्यू है तो कौन कौन से बच्चे ऑर्बिटल्स होंगे? ये देखो, वी विल हैव, वो था वे नंबर 1, ये है वे नंबर 2। यू विल हैव 4s, 4p, 4d एंड 4f, राइट? यही होगा आपके पास। तो s में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 2। p में कितने होते हैं? 6। d में कितने होते हैं? 10। f में कितने होते हैं? 14। टोटल करो कितना आ गया? 32, है ना। अगेन अगर देखो, अगर आप s वाले को देखो तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ होगी, एक की -½ होगी। तो जिनका स्पिन -1/2 होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 32/2, अगेन 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस विल बी 16 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। नेक्स्ट है n = 3 एंड l = 0। तो यार इसके तो तुम सीधा सीधा बता सकते हो कि किस ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है? 3s के बारे में, है ना। When l = 0 इट मीन्स s ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है। तो अगर ये 3s है तो बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैम कोई सा भी s ऑर्बिटल हो, इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले का आंसर है 16 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे का आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? जल्दी से देखो यहाँ पे, वही इसका देख लो। अच्छा, ये रहा इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 32 नाउ। क्या कहता है ये? Show that the circumference of the Bohr's orbit for the hydrogen atom is integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving in the orbit। अच्छा, बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। ऑफ कोर्स नीट में भी आपसे पूछा जा सकता है ना, कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे और आपसे कहा जाएगा बताओ
कि जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल निकल के आता है। ठीक है, तो देखो यार, जब आप बॉहर अंकल के अकॉर्डिंग बात करते हो तो उन्होंने क्या बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सो दिस MVR विल बी इक्वल टू NH/2 पाई, राइट। नाउ यहाँ से आप सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो, राइट। तो अगर आप 2 पाई r इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 2 पाई r इज इक्वल टू NH/mv, right? NH/mv. Now what is de Broglie wavelength? बताओ भाई, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि de Broglie wavelength आप कैसे निकालते हो, h, that is Planck's constant over momentum p, और बची मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सही है। तो अगर आप इस वैल्यू को देखो, ये देखो, ये h/mv ही निकल के आ रहा है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज, आई कैन राइट इट एज दैट 2 पाई r विच इज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू n टाइम्स de Broglie वेवलेंथ। तो बस आपने शो कर दिया कि जो सर्कमफ्रेंस है बॉहर ऑर्बिट का वो किसके इक्वल निकल के आता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ de Broglie वेवलेंथ। क्लियर है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। एग्जैक्टली जो अभी हमने किया था वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, से आप अपने स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, देन मेक श्योर दैट यू राइट दिस स्टेटमेंट, है ना, that hence circumference of the Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of de Broglie wavelength, जो आपको exactly question में given था, सही है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि आपको पता होना चाहिए कि दैट 2 पाई r जो बॉहर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस निकल के आता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ de Broglie वेवलेंथ। क्लियर है, आई थिंक सो। जल्दी से इसको देखिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition from n is equal to 4 to n is equal to 2 of He positive spectrum। ठीक है, कि ऐसी कौन सी वेवलेंथ होगी, है ना, जो इन दोनों ट्रांजिशंस के लिए बराबर हो। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि जो He पॉजिटिव, जो ये बाल्मर ट्रांजिशन है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे, इसके लिए क्या वैल्यू निकल के आ रही है, लैम्डा की वेवलेंथ की। ठीक है, सो वी नो दैट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH विच इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर, राइट। z इज योर एटॉमिक नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, सही है। n1 जो है वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल होता है, n2 हमेशा हायर एनर्जी लेवल होता है। तो अगर मैं बात करूँ He पॉजिटिव के लिए, मेक श्योर बच्चे आप जब भी बॉहर एटमिक मॉडल से रिलेटेड बात करते हो, आप हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के बारे में बात करते हो। तो यहाँ पे आप हीलियम का स्पेक्ट्रम नहीं देख रहे हो, आप He पॉजिटिव के स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हो। वी विल टॉक अबाउट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। क्लियर है? तो बच्चे फॉर He पॉजिटिव, लेकिन Z की वैल्यू ऑफ कोर्स जो हीलियम का एटमिक नंबर है दैट इज 2, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, यू नो दैट फॉर He n इज इक्वल टू 2, सही है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो मैम, 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू, RH को RH ही रहने देते हैं, Z स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, राइट। लोअर एनर्जी लेवल माइनस हायर एनर्जी लेवल आप लेते हो, सो इट विल बिकम 4RH 1 by 4 minus 1 by 16, right? It will be 1 by 4 minus 1 by
16। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो अगेन आप कह सकते हो 4RH। 16 LCM लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 16 एंड दैट विल बी 3/16। सही है भाई, क्लियर है। नाउ जब आप इसको काटोगे, कट सकता है ना अभी वो, सो 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16। तो 1/λ की यार जो इसके लिए वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3RH/4। ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3RH/4। सही है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि बेसिकली जो लैम्डा है वो कितना आ जाएगा 4/3RH, है ना। बट हम 1/λ के साथ भी डील कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। कि जब हम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे हमें बेसिकली 1/λ की वैल्यू क्या चाहिए 3/4RH चाहिए, है ना। बेसिकली 3/4 आना चाहिए, RH तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। N = 1, सही है। तो आप बोल सकते हो अगेन इस सेम फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए आप बोलोगे 1/λ इज इक्वल टू RH। 1 का स्क्वायर इज 1 तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। नाउ वी हैव 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, राइट। हमारा बेसिकली टास्क क्या है कि हमें N1 की वैल्यू चाहिए और हमें N2 की वैल्यू चाहिए, यही है ना हमारा टास्क, बिल्कुल सही बात है। और फाइनल ये वैल्यू क्या आनी चाहिए 3RH/4, राइट। ये RH तो एज इट इज़ है ही, हम चाहते हैं कि इस पूरे की वैल्यू अगर 3/4 आ जाए, है ना, तो ये 1/λ की वैल्यू 3RH/4 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, क्लियर है। सो यार 3/4 ये वैल्यू कब आ सकती है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं एक में से 1/4 घटा दूँ, है ना, अगर मेरे पास एक रोटी है, अगर मैंने उसमें से 1/4 खा ली, मेरे पास कितनी बची 3/4 बची। तो यार दिस कैन बी रिटन एज, देखो क्योंकि आप ये बहुत ईजीली मैं मान के चल रही हूँ कि आप इतना सोच सकते हो, तो अगर मैं इसको लेके चलूँ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, सो दैट इट बिकम्स 1 - 1/4, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे RH एज इट इज़ जो बाहर था 1/1 माइनस 1/4, तो बचे क्या आ गया 3RH/4 आ गया। फिर से किसकी वैल्यू 1/λ की वैल्यू, इट डजेंट मैटर। बेसिकली आपको क्या पता चल गया कि जब ये 1 से 2 पे जंप करेगा तब आपको वो सेम वेवलेंथ मिलेगी। तो आप यहाँ से बच्चे क्या बोल सकते हो, यू कैन से दैट N1 इज इक्वल टू 1 एंड N2 विल बी इक्वल टू 2। तब जाके क्या होगा, जो हमें ट्रांजिशन चाहिए वो वही आएगा जिसमें कि वेवलेंथ सेम होगी, क्लियर है। एज इट इज़ ये वही चीज़ है जो अभी हमने खुद से सॉल्व की है। मैं हमेशा आपके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर भी रखती हूँ, पहले सारी चीज़ें हम समझते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे आपके लिए ऑलरेडी कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स होते हैं, सो दैट अगर हमने कहीं कुछ एग्जैक्टली लिखा नहीं हो कि वो क्या किस चीज़ की वैल्यू है, तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे पता चल जाए, है ना। सो आई बिलीव इट्स क्लियर। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 34 नाउ। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, जिसमें आप He पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसको He2 पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज इतना। ओके, सो हमें इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड बतानी है। सो यार आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी आप कैसे निकालते हो, हमने पिछले सेशंस में देखा था कि आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हो, राइट, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर, Z इज एटॉमिक नंबर, ओवर N स्क्वायर
जूल पर एटम। यही करते हो ना, यही करते हो। लेकिन जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं बेटा, जितनी उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ऑलरेडी है आपको उतनी ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक्सटर्नली उसको बाहर निकालने के लिए। सो वही हम आयनाइजेशन एनर्जी यूज करते हैं, बस माइनस साइन हट जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो एक्सटर्नली। ठीक है भाई, तो देखो इट्स वेरी इजी। आप हीलियम के बारे में बात कर रहे हो और ये फॉर्मूला हम इसीलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि हम He पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है Z की वैल्यू है 2 और N की वैल्यू है 1। सो दिस विल बी सिंपली 2.18 into 10 raised to power minus 18 into 2 square. 2 square is 4, so multiplied by 4, right? 8.72 something, I guess, right? 8.72 into 10 raised to power minus 18 जूल पर एटम। क्लियर है? ये आपकी एनर्जी निकल गई। या एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखो उसने स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पे, तो इसको जल्दी से देखो, देन वी विल मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, जो क्या कह रहा है भाई, इफ द डायामीटर ऑफ कार्बन इज 0.15 नैनोमीटर्स, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across a scale of length 20 centimeter long। ठीक है, हम मान रहे कि जो हमारा कार्बन एटम है वो स्फेरिकल है, सही है। तो हमसे कहा जा रहा है कि यार अगर एक ये कार्बन एटम है, ठीक है, और इसका डायामीटर तुमको गिवन है 0.15 नैनोमीटर्स, 0.15 नैनोमीटर, ठीक है, और आप ऐसे कितने एटम्स साइड बाय साइड प्लेस कर सकते हो कि इन एटम्स की जो लेंथ निकल के आए वो कितनी निकल के आए भाई, 20 सेंटीमीटर निकल के आए। अब ये क्वेश्चन आप प्राइमरी में करते थे, बस यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि आपको यूनिट्स के साथ जो एग्जामिनर है वो वाकिफ करना चाहता है। ठीक है भाई, सो यार ओनली थिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इज यूनिट। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी सब कुछ ऐसा यूनिट्स में रखोगे, योर आंसर विल बी ऑटोमेटिकली ईजियर। सही है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि यार सबसे पहले जो ये हमें डायामीटर गिवन है विच इज 0.15 नैनोमीटर, हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर्स में, सो दैट इट बिकम्स 0.15 इंटू 10 raised to power -9 मीटर्स। सही है, इसमें आई डोंट थिंक कोई परेशानी वाली बात है। सही है यार, नो इश्यूज। सो दिस विल बिकम, इसको अगर मैं 15 कर दूं, सो इट कैन बी रिटन एज 15 इंटू 10 raised to power -11 मीटर, राइट। अब मैं कह रही हूं कि इस डायामीटर के कितने, सपोज x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे होने चाहिए, सो इट विल बी 15 इंटू 10 raised to power -11 मीटर्स। ऐसे x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी आ जाए, 20 सेंटीमीटर। तो क्या मुझे यहाँ पे इसको 20 ही रहने देना चाहिए, yes or no? Right now it is in centimeters and I know that 1 meter is equal to 100 centimeters, but मुझे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, सो आई हैव टू डिवाइड इट बाय 100 और आई कैन राइट इट एज 20 इंटू 10 raised to power -2 मीटर। अभी देखो सारी चीज़ें मीटर में है। नाउ सिंपली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, है ना, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बचे होंगे। यू कैन से मैम 20 इंटू 10 raised to power -2 ओवर 15 इंटू 10 raised to power
11. सही है. 20 by 15 which is 4 by 3 and it becomes 20 by 15 it is, that is 4 by 3, that is 1.33, right? It is 1.33 into 10 raised to power कितना हो जाएगा, -2 minus -11, right? -2 minus -11, that will be 10 raised to power 8, right? It will be 10 raised to power 8. So this will become final answer 1.3 into 10 raised to power 8 carbon atoms needed. Carbon atoms needed, ताकि वो 20 सेंटीमीटर में अरेंज हो जाए. ठीक है भाई, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी है. 11 minus, sorry, right, it will be 9, right? My bad. -2 minus -11, that will be 11 minus 2, right? So it will be 9. My bad, it wasn't 8, it's 9. Clear है? ये देखो यार, इसमें भी वही चीज़ की हुई है. इन्होंने यार यहाँ पे क्या किया है कि चीज़ों को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया. हमने क्या किया, दोनों चीज़ों को पहले मीटर में लाए, फिर हमने अपना आंसर निकाला. यू कैन डू इट ईदर वे. या तो आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो 20 सेंटीमीटर को, या फिर आप 0.15 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, ताकि दोनों यूनिट सेम हो. हमने क्या किया, इसको भी मीटर में चेंज कर लिया और इसको भी मीटर में चेंज कर लिया. दैट वाज इजीएस्ट. ठीक है, आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो जल्दी से देखो, and I think you will be able to do it. Just pause the video and attend it for once. Okay? तो चलो अभी solution देखते हैं. 2 into 10 raised to power 8 atoms of carbon are arranged side by side. अब उसने बताया है कि इतने सारे atoms ना ऐसे side by side जो हैं वो arranged हैं. We have to calculate the radius. Always बच्चे डायामीटर और रेडियस क्या चीज़ पूछी है ये माइंड में रखना. इफ द लेंथ ऑफ अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर, करें, निकालें. तो अगर आई एम टेलिंग यू कि 2 into 10 raised to power 8 एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि ऐसे x जो इसका डायामीटर है, राइट. अगर एक का डायामीटर ऐसे d है ना, और ऐसे कितने 2.8 into 10 raised to power 8 एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और इनकी लेंथ कितनी बन रही है बच्चे, 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि मैं अपना आंसर मीटर में चाहती हूँ तो अगेन आई विल कीप इट इन मीटर. 2.4 into 10 raised to power -2 मीटर. सही है. तो यहाँ से इसको x भी नहीं, इसको हम d लेते हैं, है ना, कि यार ये क्या निकला है, ये हमारा डायामीटर निकला है, और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. ये हमारे माइंड में होना चाहिए. तो यार d की वैल्यू तुम लोग निकाल लोगे बड़े प्यार से, बड़े आराम से, राइट. d विल बी इक्वल टू 2.4 into 10 raised to power -2 meter over 2 into 10 raised to power 8. 2 into 10 raised to power 8. सही है. जो भी ये वैल्यू आएगी, जब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, d इज इक्वल टू 2r होता है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि r विल बी इक्वल टू d बाई 2, है ना, डायमीटर का हाफ हो जाएगा. अगर यार आप इसको सॉल्व भी करो, वैसे तो इजी ही है कैलकुलेशन. 2 1 से 2, ये हो जाएगा कितना, 1.2. दिस विल बी 10 की पावर कितना, 1.2 into 10 raised to power -2 -8, यानी कि ये कितना आ गया, -10, राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी डायामीटर. इसको -10 कर दें यहाँ पे. सो दिस इज -10. ये किस में आया है, मीटर में आया है. हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए रेडियस. रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, है ना, d बाई 2. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बच्चे, 0.6
इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, या फिर मैं इसको सीधा सीधा 0.6 एंगस्ट्रॉम्स भी बोल सकती हूँ। अब तो आप इसको जिस मर्जी यूनिट में जो है लिख सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, आप एमसीक्यूज दे रहे हो, देन जस्ट चेक द यूनिट्स, है ना। आपके पास अभी आंसर मीटर पे है, अब आप इसको एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, जिस मर्जी में ऑफ कोर्स कन्वर्ट कर सकते हो। ये मुझे ईजीएस्ट लग रहा था तो मैंने 0.6 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये नैनोमीटर्स में गिवन है, सही है। सेम चीज़ ही करी है इन्होंने भी, कोई अलग अप्रोच इसमें नहीं लगाई है, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायामीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम्स, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। ओके, तो यार हमें जो डायामीटर गिवन है वो एंगस्ट्रॉम्स में गिवन है। सबसे पहले हम उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट विल बी 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, सही बात है। अब अगर मुझे रेडियस चाहिए, सो रेडियस के लिए आई जस्ट सिंपली हैव टू डू d/2, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, सो इट विल बिकम 2.6 डिवाइडेड बाई 2, बचे कितना आएगा 1.3, एंड दिस विल बी 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, सही है। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मीटर से पिकोमीटर में कर दूँ, है ना। आई वॉन्ट टू गेट द वैल्यू इन पिकोमीटर्स। तो देखो यार, अब की बार हमें क्या करना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, इस बात का ध्यान रखना। हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर, राइट। लेकिन अगर मुझे मीटर से पिकोमीटर में जाना है तो 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होंगे, 10 रेज टू पावर 12 मीटर्स होंगे। माइनस 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 से नहीं, प्लस 12 से, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात। सो दिस विल बी इक्वल टू, लेट्स चेंज द कलर। अगर मैं पिकोमीटर में इसको चाहती हूँ, इट विल बी इक्वल टू 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 इंटू 10 रेज टू पावर 12 पिकोमीटर्स। अभी आएगा ये आंसर। सो 12 माइनस 10 इज 2, राइट। सो दिस विल बिकम 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर 12 picometer, or this can also be written as 130, right? So basically this is 130 picometer. This is the radius, right? ये अभी हमने क्या निकाला है, we have calculated the radius, all right? Now the same type of question, number of atoms present in a length of 1.6 centimeter if the zinc atoms are arranged side by side lengthwise. Okay, number of carbon atoms, suppose we have x number of carbon atoms, ठीक है। we have x number of carbon atoms जिसका diameter देखो ऊपर already हमने मीटर में लिखा हुआ है। so this will be 2.6 into 10 raised to power minus 10, this is in meters, right? now इसकी लेंथ कितनी है निकल के आनी चाहिए, 1.6 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम किस में कर देंगे, मीटर में कर देंगे, है ना। सो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर, राइट। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, इसीलिए डिवाइड किया है बेसिकली 100 से, सही है। तो यहाँ पे यार आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। 1.6, right, 1.6 into 10 raised to power minus 2 over 2.6 into 10 raised to power minus 10, सही है। ये पावर तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, दिस इज 2.6, दिस 1.6, दिस इज 2.6, ठीक है। पार्ट नंबर ए एंड दिस इज पार्ट नंबर बी, ऑल राइट। तो -2 माइनस माइनस 10 यानी कि -2 प्लस 10, that will be 10 raised to power 8 and 1.6 divided by 2.6, ठीक है। 1.6 by 2.6 multiplied by 10 raised to power 8, इतने
यहाँ पे जिंक के एटम्स जो हैं वो लाइन बाय लाइन अरेंज होंगे। इज दैट क्लियर? 0.61 आएगा ये, इसीलिए हमारा 10⁸ आ रहा है। सही है भाई, जल्दी से देखिए, आई डोंट थिंक कोई परेशानी होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। A certain particle carries 2.5 into 10⁻⁻16 coulomb of static electric charge. Calculate the number of electrons present in it. Very easy कि बेटा जितना भी चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हमें यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू Q बाई E, राइट। चार्ज कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। दोनों चीज़ें ऑलरेडी कूलम्स में हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमको रिक्वायर्ड है। क्लियर है? देखो भाई, एग्जैक्टली द सेम थिंग जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 1.56 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या चीज़ निकली है? इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट वॉज फाउंड टू बी -1.282 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने पहले किया था। क्या करना है भाई? Q is equal to NE, right? जो टोटल चार्ज है, इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली उसमें प्रेजेंट हैं। सो N विल बी इक्वल टू Q बाई E। ये चार्ज हमारे पास कितना है? 1.2। चार्ज हम यहाँ पे मतलब माइनस साइन हम यहाँ नहीं भी ले तो भी चलेगा। 1.282 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं, बताइए। इट विल कम आउट टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। अच्छा, ये यहाँ पे यार वही चीज़ जो भी हमने करी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हेवी एटम्स, है ना, जो फॉइल होता है वो थिन होता है। किसका लेते हैं? गोल्ड, प्लैटिनम, जो बेसिकली हेवी मेटल्स हैं, राइट? used to be bombarded by the alpha particles, but if a thin foil of light atoms जैसे कि aluminium is used, then what difference would be observed from the above results? Here see, the thing is जो alpha particles होते हैं, what are alpha particles? Alpha particles are simply doubly charged helium ions, right? So basically this is a positively charged species, है ना। अब जब आप कोई हैवी एलिमेंट जैसे कि गोल्ड लेते हो या प्लैटिनम लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज से टकराएगी, है ना, जो कि है गोल्ड या फिर ये क्या है, ईदर इट इज गोल्ड या प्लैटिनम आप बोल सकते हो, है ना। तो जो इनके बीच में डिफ्लेक्शन हुई है ना, जब दो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज से जाके टकराएगा, तो जो डिफ्लेक्शन होती है ना वो बहुत ऑब्जर्वेबल होती है ना, कि आप आराम से उसको स्टडी कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, सही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट लो
जो कि लाइट है, तो उसमें ऑफ कोर्स उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज्ड जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो भी कम होंगे। तो जब दो लाइट पार्टिकल्स है ना, दो लाइटली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो वो डेविएशन को स्टडी करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप उन एलिमेंट्स का यूज़ करते हो जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ताकि आप डेविएशंस को ईजीली स्टडी कर पाएँ। क्लियर है? एग्जैक्टली यही चीज़ आप जल्दी से यहाँ पे पढ़ लो भाई, जो अभी आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा है, जल्दी से पढ़िए। I believe it's done. Okay? And for today's session, आज के लिए इतने ही questions. See you in the next session. Till then, bye bye and all the best.